आइए बहरहाल जी, कुछ फर्टिलाइज़र सेक्टर के हवाले से बात हो रही थी, लास्ट टाइम भी डिस्कस कर रहे थे, और गैस कर्टेलमेंट का जो इशू था ये इस वक्त प्राइम कंसर्न है कि जिसको जो है लोग फोकस कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद गवर्नमेंट जो है अब इसके ऊपर फोकस कर रही है। और जो न्यूज़ आई साल के स्टार्ट में वो तो कुछ हेल्थी थी, और जो बड़े बड़े प्लांट्स हैं उनको अगर गैस की फराहमी हो जाती है और वहाँ पर अगर सप्लाई शुरू हो जाती है तो ये भी सेक्टर है जो वो ग्रो कर सकता है। इंपोर्ट्स का भी काफ़ी हद तक जो है वो फर्टिलाइज़र का आप लगता है कि रास्ता बंद हो जाएगा अगर लोकल प्रोटेक्शन जिस हिसाब से अगर हमारे पास है वो हो जाएगी, सरप्लस में जा सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं, फर्टिलाइज़र में मुझे काफ़ी अट्रैक्शन लगती है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ है इस चीज़ के अंदर, और डिमांड नो डाउट एज सच नहीं बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए थी, और कंजम्पशन इतनी नहीं है जितनी हमने पिछले 4-5 सालों के अंदर देखी थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मोर और लेस गैस के इश्यूज थे और वो आगे आने वाले वक्त में भी रहेंगे, क्योंकि अभी तक अगर आप बात करते हैं कि एक साल गैस का इशू सॉल्व हो गया, अगले साल वो फिर अराइव हो सकता है, क्योंकि हमने बेसिस नहीं बनाई है किसी भी चीज़ की। जिस तरह से आप पावर प्लांट्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, आप गैस की बात करते हैं, तो वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर होता है। अब देखें, डिमांड तो बढ़ती जा रही है, जिस तरह से आपकी ग्रोथ होती जा रही है डिमांड आपकी बढ़ती जाएगी आने वाले वक्तों के अंदर, तो हमारे पास सप्लाई कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी कम हो जाती है, लेकिन हम बेसिस के ऊपर प्रॉपर काम नहीं कर पा रहे कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, पूरा प्रॉपर काम करें, तो उसका इम्पैक्ट इस टाइम पे तो नहीं होगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट आपको 5 साल बाद 10 साल बाद उसके रिजल्ट आने शुरू होंगे। तो मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ ये भी बड़ा एक फुकदान है कि कोई भी गवर्नमेंट कोई ऐसा मेजर स्टेप नहीं लेती जिसके इम्प्लीमेंटेशन या जिसके बेनिफिट 20 साल बाद आए या 10 साल बाद। वो कहती है मैं तो चली जाऊंगी गवर्नमेंट 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद चलेगी। आने वाली गवर्नमेंट को हम ये क्यों तोहफा देके जाएं कि वो आने वाले वक्त में वो अपना नाम करे और उस पर अपनी तख्ती लगाए नाम की। तो बेसिकली ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जिसके अंदर आपके पावर जनरेशन है, जिसके अंदर आपके डैम्स हैं, जिसके अंदर आपके गैसेस के प्लांट्स हैं आपके, उन पे आपको आज आप अगर पॉलिसीज बनाते हैं और उस पर आप काम करते हैं तो उसके बेनिफिट जरूर आपको 10 साल बाद 20 साल बाद नजर आएंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं समझता हूं कि डिमांड एंड सप्लाई का गेम है। इस साल अगर थोड़ा सा बेहतर हुआ है तो अगले साल ये प्रॉब्लम फिर नजर आ सकती है। अच्छा आजम साहब, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्होंने सवाल ये किया कि हमें अपना पोर्टफोलियो मेंटेन करने के लिए ब्लू चिप्स को कितना शेयर देना चाहिए, छोटे स्टॉक्स को हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें तो उनका कितना रेशो होना चाहिए। क्योंकि सवाल आया है तो मैं चाहूँगा ये भी आपसे जो पूछ लिया जाए कि जो नए मार्केट में आने वाले प्लेयर्स हैं जो मार्केट के अंदर आना चाह रहे हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर कौन से शेयर्स है, कितना रेशो रखना चाहिए, उसको लेकर जो हम अपना स्टार्ट से पोर्टफोलियो को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ब्लू चिप में तो नो डाउट आपकी तो तमाम की तमाम इंटेंशन जो है वो ब्लू चिप की तरफ ही होनी चाहिए और इंटरेस्ट भी वही होना चाहिए, क्योंकि 2005 के बाद 2008 और अब ये 2012 लोगों ने सबक तो बहुत सीख लिया है स्टॉक मार्केट से, कि इन्वेस्टर्स ने भी सीख लिया है, ब्रोकर्स ने भी सीख लिया है, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने भी सीख लिया है कि किसमें इन्वेस्टमेंट करनी है, किसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। वॉल्यूम्स के ऊपर ना जाएं कि आज किसी स्क्रिप्ट का 4 से 5 करोड़ शेयर का वॉल्यूम है तो आप आंखें बंद करके उसको पकड़ लें, उसमें इन्वेस्टमेंट कर दें। लोग हमारे यहाँ करते ही है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि प्राइस डिस्कवरी जब होती है ना और जब वैल्यूएशन आती है, लोग मार्केट से साइडलाइन होते हैं, और जब उसके रेट 300-400% बढ़ जाते हैं और उसमें 5 करोड़ का या 6 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 8 करोड़ का, तो लोग बोलते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो आई एम श्योर कि मार्केट में जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं उनके अंदर वैल्यूएशन अभी बहुत ज़्यादा है और बड़ी अट्रैक्शन है मार्केट के अंदर अभी ब्लू चिप के हवाले से। तो मैं समझता हूँ कि पहले तो आपके पास जितना भी कैश है, आप इस वक्त मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी आपकी 1500 पॉइंट बढ़ चुकी है और मार्केट के जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो पॉलिटिकल हालात है, जो इकोनॉमिकली हालात है पाकिस्तान के, और इस हवाले से मार्केट में आपको 60% इस वक्त इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बाकी का कैश अपने पास रखना चाहिए, और 60% इन्वेस्टमेंट आपको 100% ब्लू चिप स्टॉक्स में रखनी चाहिए, जो कि आपके ब्लू चिप स्टॉक्स के अंदर टॉप 10 स्टॉक्स आते हैं जो मैंने आपको नाम गिनवाया है। बिल्कुल। फर्टिलाइजर, ENP और बैंक्स के अंदर से आप टॉप 10 स्क्रिप्ट निकाल लीजिए अपने, उनके अंदर आप पैसे लगाइए, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मार्केट अगर यहाँ से डिप लेती है 3 से 4% का, तो आप मजीद अपने 20% या 25% मजीद इन्वेस्टमेंट कीजिए उन्हीं स्टॉक्स के अंदर, ताकि आपके पास रूम भी रहे काम करने का, और अगर मार्केट में कैपिटल लॉस आपको होता है तो आपके पास पैसे हों कि आप फर्दर उसको एवरेज कर सकें, और अगर आप स्टकअप हो गए तो आपको 6 महीने बाद या 3 महीने बाद उसका डिविडेंड बोनस कंपनसेट करके मिल सकता है, और वो उसी इसमें आप स्क्रिप्ट में हाथ डालें जहाँ आपको पता है कि लिक्विडिटी मौजूद है। तो ये एक सबसे बड़ी चीज़ थी। आजम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, बहुत बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती टाइम निकाल कर आओ स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो ज़बरदस्त डिस्कशन की। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम, और कोशिश की कि स्टॉक मार्केट के हवाले से जो है वो बात की जाए और स्टॉक मार्केट के जितने भी जो इशूज़ हैं उनको डिस्कस किया जाए। और आजम साहब यहाँ पर मौजूद थे और हमेशा की तरह इस बार भी आपको बड़ी ज़बरदस्त हैंड जो है वो दी हैं मार्केट के हवाले से, और बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग के हवाले से डिस्कशन भी आज प्रोग्राम में रही है। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। मंडे को